इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ मेंस 2017 में मेमोरी बेस्ड पेपर के ऊपर आधारित कुछ पजल्स को। यहाँ पे दो पजल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि पीओ में पूछी गई थी और आपको कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या कुछ उसकी खासियत थी, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो पजल्स हैं ये मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने ली हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने लिया था। तो यहाँ पे जो पजल्स हैं ये दो दो नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पजल्स वो लॉन्ग वाली पजल्स नहीं है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस पर दूँ। यहाँ पे हम दो नंबर्स में जो पजल पूछी गई थी उसको देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या पजल्स थी, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह की पजल्स के ऊपर अभी तक वीडियो हमने नहीं देखा था, तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो रख रहा हूँ। आप भी देखिए कि दो नंबर के सवाल हैं, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनको भी पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हैं जिनको आप समझ नहीं पाएंगे, बल्कि वो टाइम टेकिंग है। मतलब एक नंबर पाने में भी आपको 1 मिनट का समय लग सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भी, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। तो दो नंबर आपको अगर मिल रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 से ढाई मिनट का समय आपको लगता है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। देयर आर 8 पर्सन ABCDEFG एंड H स्टैंडिंग ऑन गेट्स ऑफ 2 रेक्टेंगुलर पार्क्स। कह रहे हैं कि 8 लोग हैं और 2 रेक्टेंगुलर पार्क्स के 4 गेट हैं, सब पे ये 4-4 पर्सन्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। द रेक्टेंगुलर पार्क्स आर सच दैट वन इज स्मॉल एंड सेकेंड इज लार्ज विथ स्मॉल इनसाइड द लार्जर वन। मतलब कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क जो कैसे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, और जो छोटा वाला है वो बड़े वाले पार्क के अंदर है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखिए, जैसे ये मैं बना देता हूँ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क आपका ये हो गया, और जो दूसरा पार्क है वो इसी के अंदर है, ये भी रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए क्या है। द गेट्स आर ऑन द 4 साइड्स ऑफ द पार्क। जो गेट्स हैं वो कहाँ पे हैं? 4 साइड्स पे। मतलब जैसे ये साइड है ना, तो यहाँ पे आपके गेट्स लगे होंगे, जैसे कॉर्नर पे नहीं। अभी तक कॉर्नर वगैरह के क्वेश्चंस देखे थे। फिर आगे पढ़ते हैं। द वन ऑन आउटर पार्क आर स्टैंडिंग फेसिंग सेंटर एंड वंस ऑन इनर पार्क आर स्टैंडिंग फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। मतलब कहने का कि जो पार्क के बाहर जो व्यक्ति खड़े हैं, मतलब जो बड़े वाला पार्क है उसके गेट के बाहर जो खड़ा होगा वो अंदर की तरफ देख रहा है। मतलब ये कैसा है? सेंटर की तरफ फेसिंग है। और जो अंदर वाले पार्क की तरफ खड़ा है गेट पे व्यक्ति, वो कैसा देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। तो ऐसे देखिए तो ये आमने सामने एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा है। सो इन दिस वे द पर्सन आर फेसिंग ईच अदर। जो हमने अभी देखा कि सब एक दूसरे को देख रहे हैं। व्हेन दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द पार्क। की सेम साइड पे अगर होंगे तो एक दूसरे को आमने सामने देख रहे होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। देर इज वन पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन B एंड D। कि B और D के बीच में एक व्यक्ति आपका खड़ा है। तो यहाँ पे B कहाँ पे होगा? बाहर या अंदर? कुछ पता नहीं है, तो इसको एज अ कंडीशन मानते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहली कंडीशन है कि B और D के बीच में एक व्यक्ति होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि अगर वो बाहर होगा तो D किस तरफ होगा, अंदर होगा तो D किस तरफ होगा, B के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, इसलिए यहाँ पे स्लैश करके लिख दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए कि एक पर्सन का अगर गैप होगा तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर B यहाँ पे है तो एक पर्सन का गैप देंगे तो D यहाँ पे होगा। मतलब एकदम आमने सामने, ऐसे इधर देखेंगे तो ऐसे पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है C फेसेस B। कह रहा है कि जो C है वो B को फेस करता है। तो C B को फेस करता है। फेस करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमको पता चल जाए कि B कहाँ पे है तो C ठीक उसके अपोजिट होगा, तभी ये फेस करेगा। ये मत समझिएगा फेस करने का मतलब क्या है। फेस करने का मतलब ये मत समझिएगा कि ये वाला जो पर्सन होगा यहाँ पे जो खड़ा होगा वो इधर वाले पर्सन को फेस करेगा। नहीं, ये आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द C। तीसरा कथन कहता है कि A कहाँ पे है? इमीडिएट राइट है C के। तो C नहीं पता है अंदर या बाहर है, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि A इधर भी या फिर A इधर, मतलब C के बगल में ही होगा, ये आपको पता चल जाएगा। C अगर पता चल गया, जैसे यहाँ पे बाहर है तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे A हो जाएगा। C अगर अंदर है तो A किधर होगा? ठीक अपोजिट साइड में, इस तरफ होगा A। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। G इज नॉट आइदर टू द इमीडिएट राइट ऑफ और इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द D।
कह रहे हैं कि जी जो पर्सन है वो ना तो डी के राइट में है ना तो इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इमीडिएट की बात की जा रही तो डी बनाइए, इमीडिएट जी, यहाँ पर भी जी नहीं है और यहाँ पर भी जी नहीं है। फिर आगे पढ़िए, जी फेसेस नीदर डी नॉर एफ, और आगे कंडीशन जी के लिए भी क्या है कि जी ना तो डी को फेस करता है, फेस के लिए डबल एरो, ना तो एफ को फेस करता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड एफ, कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो एच और एफ के बीच में खड़ा है। तो ऐसे हम बना देते हैं, एच और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप है। फिर लिखा है ई इज फेसिंग द सेंटर, ई किसको फेस करता है, सेंटर फेसिंग है। तो ये वाली लाइन बना नहीं सकते आप, ऐसे याद रखिएगा कि ई कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं बाहर ही होगा। अब ई अगर बाहर है तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे अगर आप देखिए कंडीशन है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करें, क्योंकि कोई बता ही नहीं गया कि कौन पर्सन यहाँ पे बाहर खड़ा है, कौन सा अंदर खड़ा है, कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं कि जो पहली वाली कंडीशन है उसको लेते हैं और इसी को लेकर के चलते हैं कि इसमें दो केस बनाते हैं, एक बार बी और डी को जो यहाँ पे हैं, एक बार इनको अंदर रख दें अंदर वाले पार्क में और एक बार बाहर वाले पार्क में। फिर देखते हैं कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है। अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई तब तो कंडीशन यहाँ पे कठिन हो जाएगी, या फिर अगर यहाँ पे कुछ होगा तो एक आध कंडीशन यहाँ पे गलत हो सकती है। तो चलिए बना देता हूँ एक और ऐसा ही डायग्राम, जिसमें एक आपका बड़ा पार्क है और एक छोटा पार्क है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलिए यहाँ पे क्या करूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ B यहाँ पे है तो D क्या कहाँ पे होगा, एक स्थान, चाहे इधर से छोड़िए चाहे इधर से छोड़िए, D आपका इसके सामने ही होना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मान लूँ क्या कि B यहाँ पे है बाहर वाले पार्क में, तो एक स्थान का गैप छोड़ करके D यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन हो गई, काट दीजिए। फिर क्या कहता है कि C B को फेस कर रहा है, तो B यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा B वाले जो ये जो अंदर वाले हैं बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो B किसको फेस कर रहा है, C को। इसका मतलब क्या हो, C यहाँ कहीं होगा, तो C यहाँ हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर देखिए तो C कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरी वाली कंडीशन भी गई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि C के इमीडिएट राइट में कौन है, A, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि A कहाँ पे है, इमीडिएट राइट में है C के। तो C यहाँ पे अगर है तो ये कहाँ पे फेस कर रहा है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है कि नहीं, तो A कहाँ पे होगा, तो इसके इमीडिएट राइट। अब अगर ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका इमीडिएट राइट कौन सा तरफ होगा, ये साइड होगा, तो यहाँ पे A को बना दीजिए। फिर इस वाली कंडीशन में अगर हम आके देखते हैं C अगर यहाँ पे है तो ये अब बाहर की तरफ फेस कर, क्योंकि ये इनर पार्क में है, तो इसका इमीडिएट राइट कौन सा होगा, कुछ इस तरफ होगा, तो यहाँ पे हम A को बना देते हैं। तीसरी वाली कंडीशन भी खत्म। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि D जहाँ भी होगा उसके दोनों तरफ G नहीं हो सकता है। तो D कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब G यहाँ पे नहीं हो सकता और G यहाँ पे नहीं हो सकता। तो G होगा कहाँ पे, तो इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन ये पता है कि G यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर D यहाँ पे है तो G यहाँ पे नहीं हो सकता और G यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी खत्म हो जाती है। फिर क्या कर रहा है कि G ना तो D को फेस करता है ना तो F को फेस करता है। जो G वाला पर्सन है ना तो D को फेस करेगा ना तो F को फेस करेगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो D को फेस करने वाला पर्सन कौन सा होगा, यहाँ पे नीचे होगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर भी G नहीं होगा। तो यहाँ पर भी G नहीं होगा तो केवल एक ही कंडीशन बचती है कि G कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि D को फेस नहीं करेगा G, तो मतलब G यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे G हो ही नहीं सकता। यहाँ पे C यहाँ पे पहले से ही फिल है, तो एक ही जगह बची कि G यहाँ पे हो सकता है। दूसरी वाली कंडीशन में अगर हम लेकर के चलें कि G यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि D को फेस नहीं करेगा और F को भी फेस नहीं करना है G को, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। B और D तो पहले से ही फिल है। C यहाँ पे हो गया, A यहाँ पे हो गया, G यहाँ पे नहीं हो सकता, तो G कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर एक आखिरी कंडीशन आपकी, आखिरी नहीं है, आखिरी से एक पहले की क्या है कि H और F के बीच में एक व्यक्ति बैठते हैं। तो F को आप कहाँ बैठा सकते हैं, मान लीजिए G को यहाँ बैठा दिया, सामने A हो गया, यहाँ पे C है। तो अगर आप F को यहाँ पे बैठा दीजिए बाहर, ठीक है। इन केस अगर आप F को बाहर बैठाते हैं तो H को कहाँ पे बैठाएंगे, H के लिए कहीं बाहर जगह है नहीं है, मतलब F यहाँ पे नहीं बैठ सकता। फिर अब देखिए G यहाँ पे है तो F यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि ये देखिए आमने सामने नहीं बैठ सकते, तो F यहाँ नहीं बैठ सकता है। तो F की केवल एक कंडीशन क्या बचती है कि F यहाँ पे बैठे। अगर F यहाँ पे बैठता है तो क्या एक स्थान के बाद वहाँ पे पोजीशन कोई खाली है, तो हाँ यहाँ पे खाली है, तो H यहाँ पे बैठ सकता है।
यही काम यहाँ पे करके देखिए आप कि यहाँ पे क्या आपको F देखिए कहाँ पे बैठ सकता है। तो F आप यहाँ पे, ये देखिए G है इसके सामने, तो F आप यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं। तो एक पोजीशन बचती है F की, क्या कि F आप यहाँ पे बैठाइए। अगर F यहाँ पे बैठाते हैं, इन केस आप मान लेते हैं कि F यहाँ पे बैठा है, तो एक स्थान छोड़ करके आपको क्या बनाना होगा, H बनाना होगा। तो हमने बना दिया H। ओके, लेकिन अब आप ये देखिए कि E इज फेसिंग सेंटर। ई कहाँ पे है, फेसिंग सेंटर, मतलब ई किसी ना किसी बाहरी गेट पे खड़ा है। तो इसका मतलब अब चारों जब जगह फिल हो गई तो ई के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो ये वाली कंडीशन कहाँ जाएगी, इसका मतलब क्या कि एफ यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता और एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो हम अब अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पे जी है और यहाँ पे क्या है, सी। तो हमने अंदर बना दिया, सी बाहर बना देते हैं ताकि समझ में आए कि ये यहाँ पे है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। एफ यहाँ पे अगर आप बैठाते हैं तो सी की जगह पे एच आना चाहिए, यहाँ पे पहले से ही सी है, मतलब यहाँ भी एच आपका फिट नहीं बैठता है। मतलब इस वाले डायग्राम में एच की जो कंडीशन है और एफ वाली कंडीशन फिट नहीं हो रही है, मतलब ये गलत है। तो काट दीजिए इसे। फिर एक कंडीशन यहाँ पे आखिरी क्या बच रही थी, ई फेसिंग सेंटर। तो 1 2 3 तो बैठ चुके हैं, अब ई फेसिंग सेंटर मतलब ई यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये आपके सामने डायग्राम पूरी तरीके से बन गया। अब इसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए केवल यहाँ पे 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इतना बनाना पड़ा। आप क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन के ऊपर आपको अगर कुछ और करना पड़ा तो और आपके लिए मुसीबत का काम होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो भी कम से कम 10 सेकंड का समय तो लगेगा क्वेश्चन को पढ़ने में, या 5 सेकंड का समय लगेगा। फिर 5 सेकंड आपको यहाँ पे देखने में लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर पाना भी इतना आसान नहीं था जितना आपको यहाँ पे देखने में लग रहा है। इतना आपने सब कुछ किया, लेकिन पूरा सॉल्व भी करके आपको केवल 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि अभी ये लॉन्ग वाली पजल नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपकी बड़ी पजल्स वहाँ पे पूछी गई थी। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस थे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं आंसर क्या होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एफ इज फेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। एफ किसको फेस कर रहा है, तो एफ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फेस किसको करेगा, ए को। भूल करके भी एच मत कर दीजिएगा, एफ एच को फेस नहीं कर रहा है। एफ और एच क्या है, इन दोनों की पीठ आमने सामने है। मुंह किसके सामने है, ए के सामने है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ लोग इसको एच मान करके भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पेयर ऑफ ग्रुप। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा, मतलब ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऐसा है जो ग्रुप को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए डी कहाँ पे है, तो डी आपको देखने को मिलता है अंदर है। बी कहाँ पे है, तो बी उसके ठीक सामने है। एच कहाँ पे है, तो एच बगल में है। जी कहाँ पे है, तो जी कहाँ पे है, जी बाहर है। एफ कहाँ पे है, तो एफ आपका अंदर है। तो एक तरीके से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अंदर वाले 4 दिए गए हैं और एक क्या है, बाहर वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही वाला आपका आंसर होगा। टिक करिए और आगे बढ़िए। ये आपका ग्रुप में नहीं है, ये आपका ग्रुप से बाहर है। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये 2 नंबर सही सही मिल जाएंगे। इसमें भी गड़बड़ी किया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो 2 नंबर का एक पजल हुआ। एक और पजल इसके बाद मैं अभी बताता हूँ, वो भी आपका 2 नंबर का ही है। उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम देखते हैं। तो चलिए दूसरा वाला पजल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है फर्स्ट 12 इवन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कह रहे हैं कि पहले 12 इवन नंबर्स लिखे गए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो 12 इवन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे 24 तक जाएंगे आप। तो आप लिख लीजिए 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, ये हमने लिख लिया। फिर कह रहे हैं द लेटर्स ऑफ वर्ड, ये जो लेटर्स लिखे गए हैं सेक्रेट, कह रहे हैं कि आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच मल्टीपल ऑफ 4। बड़ा थोड़ा सा टिपिकल हो गया जो हो जाएगा, अगर आप समझेंगे नहीं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि ये जो आपका वर्ड लिखा गया है ना, इसको आपको 4 के मल्टीपल वाले जो प्लेसेज हैं उनमें इन सारे वर्ड्स को आपको लिखना है। और कह रहा है कि 1 लेटर अगेंस्ट 1 नंबर, की एक नंबर के सामने केवल 1 लेटर लिखना है, और वो भी कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो इसको छोड़ दिया पढ़ने से उसका तो काम तमाम। वो ऐसे कर देगा कि एस को कहाँ पे रखेगा, 4 पे, ए को कहाँ रखेगा, ए को रखेगा 8 पे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा ऐसे ही लिखना है, इन सबको 4 के मल्टीपल पे ही रखना है, तो उसका गलत हो जाएगा। कह रहा है जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी, फिर ई, फिर आर, फिर एस, ऐसे आपको रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। कि सबसे पहले हम 4 के सामने क्या रख देते हैं, 4 के सामने हम यहाँ पे लिखते हैं ए। फिर 8 के सामने क्या लिखेंगे, 8 के सामने हम लिखेंगे सी।
फिर 12 के सामने, क्योंकि 4 के मल्टीपल में लिखना है तो 12 के सामने क्या लिखेंगे, डी। 16 के सामने क्या लिख रहे हैं, 16 के सामने हम लिखेंगे ई। फिर 20 के सामने हमको क्या लिखना है, 20 के सामने क्या बचा है अभी, ये हो गया आर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर। 24 के सामने क्या लिखेंगे, 24 के सामने लिखेंगे एस। अब ये सारी चीजें हो गई। फिर आगे पढ़िए, देयर आर 2 लेटर्स बिटवीन एन एंड एस। कह रहे हैं कि एन और एस के बीच में 2 लेटर्स हैं। तो एस की पोजीशन तो ये है, तो 1 2, नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर ही जा सकते हैं। 1 2 छोड़ दीजिए, एन की पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। 18 के सामने एन आ गया। फिर आगे पढ़िए क्या है, देयर आर एज मैनी लेटर्स बिटवीन ई एंड एन एज बिटवीन पी एंड डी। कह रहे हैं कि ई और एन के बीच में जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स पी और डी के बीच में होंगे। तो आप देखिए, तो ई और एन के बीच में कितने लेटर्स हैं, एक भी नहीं है, 0। तो इसका मतलब पी और डी भी इसी तरह होंगे कि मतलब एक के बाद एक होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 14 वाली पोजीशन भी खाली है, 10 वाली पोजीशन भी खाली है, तो पी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। तो इसको एज अ पॉसिबिलिटी आप दोनों जगह पे लिख सकते हैं। फिर आगे पढ़िए, P इज नॉट अगेंस्ट नंबर 14, कि P क्या है, 14 नंबर के अगेंस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे P नहीं हो सकता है। तो P की एक ही कंडीशन बची यहाँ पे। देयर आर 5 लेटर्स बिटवीन U एंड T। कह रहे हैं कि U और T के बीच में 5 लेटर्स हैं, और आगे बता रहे हैं कि U इज अबव T, और U क्या है, T से ऊपर है। अब अगर ये कंडीशन नहीं दी गई होती, ये वाली, तो समझने का प्रयास करिएगा कि 5 लेटर्स होते U और T के बीच में, तो आप अगर जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कर देते कि U को ऊपर रखते, T को नीचे रखते, तब गलत हो जाता। आपको U/T और यहाँ पर भी U/T ऐसे लेकर के चलना होता। लेकिन जब यहाँ पे कह दिया कि U ऊपर है और T नीचे है, तो एक ही कंडीशन है कि U ऊपर है और T नीचे है। तो अब देखिए यहाँ पे U कहीं पे लिखा है क्या, नहीं। T भी कहीं पे नहीं लिखा है, तो कैसे करेंगे इसको, U और T के बीच में 5 लेटर्स को। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ स्थान फिल हो गए हैं, कुछ खाली हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर से चलते हैं कि ऊपर मान लीजिए सबसे पहले प्लेस में मैंने रख दिया U, तो 5 स्थान में गिनूँ, छठे स्थान के लिए क्या जगह खाली है यहाँ पे T के लिए, तब तो भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 14 नंबर पे T आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हुई, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो। अब हम अगर 6 की जगह पे रख के देखें U को, ये आपको चेक करना होगा। 6 की जगह पे U को रख के देखिए, तो 1 2 3 4 5, छठे की जगह पे N है, T के लिए खाली नहीं, मतलब U यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर और क्या स्थान खाली है, ये 14 खाली है। यहाँ पे अगर आप U को रख के देखिए, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद तो खत्म, यहाँ पर भी U नहीं आ सकता, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। तो U यहाँ पे और T कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे पढ़िए, I इज रिटन अगेंस्ट नंबर 6। I कहाँ पे लिखा है, नंबर 6 के अगेंस्ट में लिखा है। तो ये मैं एरो बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। फिर क्या करा है कि नो लेटर इज रिपीटेड अगेंस्ट एनी नंबर, कि कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है किसी भी नंबर के अगेंस्ट में। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उन पे अगर आपने सही से ध्यान नहीं दिया या उनको सॉल्व नहीं किया तो आप यहाँ पे मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये अरेंजमेंट पूरा हो गया, केवल 22 वाला जो स्थान है ये केवल खाली है, तो इसके लिए भी हो सकता है कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन इससे क्या बना है कि विच ऑफ द सेकेंड लेटर इन वर्ड फॉर्म बाय लेटर अगेंस्ट नंबर 6 12 14 एंड 20। कहने कि इनके नंबर के स्थान पे जो लेटर्स आ रहे हैं उनको मिला करके जो वर्ड बनेगा उसका जो सेकेंड नंबर होगा वो आपको बताना है। मतलब सबसे पहले तो आपको गेस करना होगा क्या वर्ड बनता है, फिर उसके बाद आपको बताना होगा, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो छठे नंबर पे क्या आ रहा है, देखिए आई आ रहा है। 12वें नंबर पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। 14वें नंबर पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। और 20वें नंबर पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसको लेकर के आपको वर्ड बनाना है कि क्या वर्ड यहाँ पे बन सकता है। तो ये अगर आपकी रीजनिंग या दिमाग अगर इतना अच्छा नहीं है कि आप गेस कर पा रहे हैं तब तो कठिन हो जाएगा आपके लिए, बना ही नहीं पाएंगे क्या वर्ड बनेगा। आंसर देने की तो बात ही दूसरी है। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो DIRT इसको मिला करके आप क्या बना सकते हैं, डर्ट। ठीक है, तो ये आपका वर्ड बन गया। वर्ड का मतलब क्या, मीनिंगफुल वर्ड से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी कि आपने सोचा कि IDRT है तो डी दूसरे नंबर पे है, ऐसे बी वाला ऑप्शन टिक करके चले आइए, नहीं। आपसे वर्ड फॉर्म करने के लिए कह रहा है, मतलब मीनिंगफुल कोई वर्ड आप इससे बना सकते हैं तो बना के बताइए कि कौन सा वर्ड उसके सेकंड नंबर पे होगा। अगर इतना आसान होता तब तो बड़ा आसान था, फिर आप केवल 12 नंबर वाले को देखते, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये कह रहा है तो 12 नंबर वाले पे देखते डी आ रहा है तो डी वाले को टिक करके आगे बढ़ जाते। जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मीनिंगफुल वर्ड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अब देखिए दूसरे स्थान पे क्या रहा है, आई। तो आई के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। इसको टिक करिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इतना समझ गए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ देयर आर 3 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज
बिटवीन अल्फ़ाबेट्स रिटेन अगेंस्ट नंबर 10 एंड 22। अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझिएगा कि क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रुक रुक के समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 अल्फ़ाबेट्स हों, कहाँ पे, कि नंबर 10 और नंबर 22 पे जो लेटर्स लिखे गए हैं उनके बीच में, जैसा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, मतलब जो ABCD हमारा अल्फ़ाबेट होता है, इस सीरीज में जैसे लेटर्स होते हैं उसको लेकर के कह रहा है कि अगर 10वें नंबर पे जो लेटर लिखा गया और 22वें नंबर पे क्या लिखा गया नहीं पता, इनके बीच की अगर लेटर्स की संख्या काउंट की जा रही है तो करें कि इनके बीच में 3 लेटर्स का गैप आता है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि A और D के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो 2 लेटर्स हैं। उसी तरह P को लेकर के ये बात कही जा रही है। ये नहीं कह रहा है कि P से आगे या फिर P से पीछे, बस ये कह रहा है कि 3 लेटर्स का गैप है। तो आपको क्या बताना है, देन हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फ़ाबेट्स रिटेन अगेंस्ट नंबर 18 एंड 22। तो कहने कि अब आप बताइए कि अब 18 और 22 के बीच में कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब आपको 22 नंबर पे क्या अल्फ़ाबेट है ये आपको निकालना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि n और ये जो अल्फ़ाबेट आएगा या फिर कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि P है, तो P अगर आपको याद है सारे नंबर्स की पोजीशन, तो P कितने नंबर पे आता है, तो P आता है 16वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 3 लेटर्स हैं इनके बीच में। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बात बिटवीन की। बिटवीन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको 3 जोड़िए, P में 16 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 19। 19वें स्थान पे क्या आता है, S आता है। तो आपको 3 के बाद वाला लेटर चाहिए होगा, तो इसके बाद क्या आता है, T। तो मतलब या तो क्या आएगा P और यहाँ पे 22वें नंबर पे क्या होगा, T। तो T आपको पता है कि छठे नंबर पे, छठे नहीं, T कहाँ पे लिखा गया, 14वें नंबर पे T पहले ही लिखा जा चुका है। तो हमने अभी पहले ही देखा था क्वेश्चन में लिखा हुआ था कोई भी लेटर या फिर नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो T जब पहले लिखा जा चुका है तो यहाँ पे T आप लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि आप 16 में से 3 माइनस करिए, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13। 13वें स्थान पे क्या आता है, M। तो M के एक पिछले वाला वर्ड क्या होता है, L। तो या तो यहाँ पे क्या आएगा, L। L को देखिए कहीं पे आया है तो कहीं पे आपको नहीं दिखता, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, L होगा। अगर आपने ये लॉजिक मिस कर दिया, या फिर अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 16 + 3 कितना आ जाएगा, S। तो S यहाँ पे देखिए आया हुआ है तो आप कहेंगे हाँ S तो आया हुआ है। तो S को आप छोड़ेंगे, फिर कहेंगे 16 - 3 करें M। M कहीं आया हुआ है नहीं, तो आपने अगर L की जगह पे M रख दिया फिर गलत हो गया, फिर आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आपसे ये नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन की बात करें। जब जैसे मैं कहूँ A से A B C D E F G, अगर मैं कहूँ कि A एंड G के बिटवीन में कितने नंबर्स हैं तो आपको क्या काउंट करना होगा, ये काउंट करना होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ A से लेकर के G तक, या A कितने पोजीशन पे है G से, तो आप यहाँ से लेकर के G तक काउंट करेंगे। बिटवीन की बात आ गई, 3 लोग इसके बीच में है, मतलब पहले 16 वाला नंबर होगा, मतलब P वाला होगा, फिर यहाँ पे 3 गैप होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर T होगा, या फिर क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पे T आ चुका था, नहीं लिया, इसलिए L को ले लेंगे, तो L आपका सही आंसर होगा। तो L पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 18 और 22 के बीच में कितने लेटर्स होंगे। तो L देखिए ये N है और ये क्या है, L है, इसके बीच में केवल एक लेटर आता है क्या, M। ऐसे ही तो होता है L M N। तो कितने लेटर्स हैं इसके बीच में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को अगर देखा जाए तो। इसको मत गिनिएगा कि यहाँ पे कितने हैं बीच में, इससे मतलब नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ पे देखिए केवल एक लेटर है M। तो क्या लगाएंगे, सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इससे भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपने देखा जो पजल्स पूछे गए हैं, एक तो नए टाइप के पजल्स हैं, दूसरी बात क्या कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सही आंसर की जगह गलत आंसर टिक करके आएंगे और आपके नंबर मिलने के बजाय नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो पजल्स आपसे पूछी गई थी एग्जाम में मेमोरी बेस्ड पेपर से, वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या उनका तरीका होगा सॉल्व करने का, और क्या कुछ वहाँ पे डिफरेंस था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक ऐसा लगा वीडियो, ताकि मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊँ उसके लिए और थोड़ा मैं मोटिवेट हो सकूँ, अपने आप को और मोटिवेट करके नई वीडियो जल्दी ही आपके सामने ला सकूँ। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप अपना दे सकते हैं स्टडी स्मार्ट चैनल के लिए, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो सारी आपको वहीं पे मिलती रहेंगी और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं किस दिन मैंने क्या वीडियो डाली है। जो भी आपको देखना हो आसानी से देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।